सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की लिखी कहानी स्त्री सुबोधिनी। प्यारी बहनों, ना तो मैं कोई विचारक हूँ, न प्रचारक, न लेखक और न शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन इस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा अनुभव मैंने पाया है, चाहती हूँ बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूं और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूं। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन के निहायत ही निजी अनुभवों को यूँ सरेआम कहकर मैं अपने खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लूँगी। मेरे मात्र 5 साल के विवाहित जीवन पर भी संकट आ सकता है, पर क्या करूँ? मेरा नैतिक दायित्व मुझे ललकार रहा है कि मैं अपनी मासूम किशोरी बहनों को, जो या ऐसी ही स्थिति में पड़ी हैं या कभी भी पढ़ सकती हैं, अपने अनुभव से कुछ नसीहत दूं और उन्हें बर्बादी की ओर जाने से बचा लूं। क्या कहा आपने? आपकी दिलचस्पी बेकार की लफ्ज़ी में नहीं है, आप असली बात जानना चाहती हैं। बहुत अच्छे। लफ्ज़ी के प्रति यदि आपके मन में अरुचि है तो ये शुभ लक्षण है। आप शर्तिया बहुत सारे खतरों से बची रहेंगी। सांप का काटा और बातों का मारा व्यक्ति उठ ही नहीं पाता। मुझे ही देखिए, मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसका कारण। अच्छा, अब एक भी बेकार की बात नहीं। सुनिए, सीधी और सच्ची बात। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरे पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कमबख्त है ही ऐसी चीज़। चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों ना हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने ही लगते हैं। खैर, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपनी सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। शिंदे नए नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे। बेहद खुश मिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख ले वह गोते ही लगाता रह जाए। बड़ा शायराना अंदाज था उनका, और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छपती भी रहती हैं और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं है ना कुछ बेमेल सी बात, पर यह उनके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए एक विशेष प्रकार का लपलप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और इसमें महानगरी में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में न कोई घर का अंकुश था और न इस बात की संभावना कि कहीं वे मेरा ठौर ठिकाना लगा देंगे। मेरा ठिकाना वे लगाते भी क्या, उनकी जिंदगियां ठिकाने लगी रहें और घर की मशीन जैसे तैसे चलती रहे, इसके लिए मुझे ही हर महीने मनी ऑर्डर में तेल डालकर भेजना पड़ता था। सब ओर से असुरक्षित और असहाय होकर ही मैंने जिंदगी के 27 साल पूरे कर लिए। एकाएक मुझे लगने लगा कि नहीं, इस तरह अब और नहीं चलेगा। हर रोज़ हजार हजार इच्छाएं मुंह बाएं खड़ी रहती और मैं उनके सामने ढेर हो जाती। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नज़रों में अपने लिए विशेष संकेत दिखाई देने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी मिला शिंदे। उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे और निमंत्रण भी खुला। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझ भुक्खड़ के आगे परोस दी हो। सो मैंने न उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और न ही अपना आगा पीछा सोचने की। बस आंखें मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी ही होती है। प्रेमियों को वो सारी बातें चाहे कितनी ही रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगें, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगती हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको उन बातों से कतई बोर नहीं करने जा रही। बस इतना समझ लीजिए कि हमारी शामें किसी रेस्टोरेंट के नीम अंधेरे कोने में बीतती तो कभी बाग के झुरमुट के बीच।
कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते तो कभी वह मेरी लटों से खिलवाड़ करता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तब गोद में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती। ये क्या, आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई कि एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिछोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है, और जब तक वह पूरी तरह तृप्त न हो जाए मरता ही नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ा कर जाग उठता है। तौबा, न कोई शर्म न उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने इस राज को अच्छी तरह से समझ लिया है, इसलिए वे शादी करते ही हनीमून की जान को लग जाती हैं। फिर किसी पहाड़ी जगह में सारे नाज नखरों के साथ फिल्मी अदाकारी की तर्ज पर प्रेम के ऐसे ऐसे दिलकश दाव पेच दिखाती हैं कि हीरो साहब तो पूरी तरह ढेर, कम से कम आगे के 10 साल तो सुरक्षित। पर हनीमून की नौबत तो शादी के बाद ही आती है ना। मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी से पहले ही हीरो के चंगुल में आकर अपने आप को चौपट कर लेती हैं। माफ़ कीजिए, मैं फिर बहक गई। क्या करूँ, चाहती हूँ इस प्रसंग की एक एक बारीकी आपको समझा दूँ, वरना इस चक्कर में फंसने के बाद तो समझ एकदम भौंथरी हो जाती है, जैसे मेरी हो गई थी। हाँ, तो मेरा और शिंदे का प्रेम चल निकला। एक बात साफ कर दूं जो बहुत ज़रूरी है, आप कहीं ये ना समझ लें कि मैं शिंदे से इसलिए प्रेम करने लगी थी कि वो मेरा बॉस था और उसके प्रेम के प्रकाश में मुझे अपना कैरियर दिपदिपाता हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं, प्रेम जैसी पवित्र चीज़ को मैं घटिया किस्म के स्वार्थों से अलग ही करके देखती हूँ। तभी तो पूरे 8 साल तक शिंदे के प्रेम की अखंड जोत जलाए मैं अपने आप को होम करती रही। लीजिए, आप हंस रही हैं। क्या करूं? मुश्किल यह है कि टुच्चे लोगों ने प्रेम में निहायत ही घटिया किस्म की घाल मेल करके उसे इतना हल्का, झूठा और बाजारू बना दिया है कि उसके असली रूप की बात करते ही लोग हंसने लगते हैं। पर मेरी बात का यकीन मानिए, मेरा प्रेम कतई ही करियर ओरिएंटेड नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाए हुए अपने इस विवाहित जीवन को दांव पर लगाकर मैं अपनी जो ये दुख भरी गाथा सुना रही हूँ, वह भी केवल उन बहनों के लिए जो प्रेम को मीरा भाई के भाव से ग्रहण करती हैं। हाँ, तो मैं पूरी तरह से शिंदेमयी हो गई, पर तभी एक भयंकर झटका लगा। बल्कि कहूँ कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का ही है। मालूम पड़ा कि शिंदे की एक बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मैके से लौटी है, यानी 1 अदद बीवी और 1 अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नजर आने लगी। लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूँ। मेरे भीतर गुस्सा बुरी तरह बलबलाने लगा। बीवी बच्चे के रहते मेरी ओर प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब? मैंने जब भी उससे घर और घर वालों के बारे में पूछा, वह 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा न कोई घर है न दर, न कोई अपना न पराया। इस ज़मीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था हरी झंडी, यानी लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि मैंने चलने में थोड़ी जल्दी भी की। आप तो जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक ख़ास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती हैं जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपने टेंट में खोस लें। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधे मुंह गिर पड़ी। पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने, हाथों हाथ झेल लिया। गुस्से से मैं पगला रही थी, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मेरा मन हो रहा था सामने बैठे इस आदमी का मुंह नोच लूं, फिर कभी इसकी सूरत न देखूं।
पर उसने बिना किसी बात का मौका दिए हुए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। कहने लगा, पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बीवी के रहते हुए भी मैं कितना अकेला हूँ। दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना। ऐसी ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं से भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ, इस दिशा में एक कदम भी और आगे न बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी और वह रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट आऊंगी। पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल तो और ज्यादा लहलहा उठी। अब देखिए ना, मीरा का पद असुवन जल सींच सींच बचपन में पढ़ा था। पर हम सब की ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को हम गुनते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसलिए ठोकरें खाते हैं। यही हुआ। उसके आंसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रपटीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरे पैर अपने आप को स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गए। पर इतना सब करने के बावजूद मेरी आंखों में जब तब संदेह और आशंका के डोरे उभर आते। मेरी पकड़ में पहले जैसी मजबूती नहीं रह गई थी। शिंदे इस मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चट भांप गया। केवल भांप ही नहीं गया, उसने यह महसूस भी कर लिया कि बीवी की उपस्थिति से हमारे प्रेम में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। अब यदि इसे बचा कर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। रेस्तरां और बाग बगीचों के बीच तो यह परिवर्तन आ नहीं सकता था। इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी। वैसे पहले भी कई बार शिंदे अपनी इस इच्छा और ज़रूरत का इजहार कर चुका था, पर मैंने हमेशा दो टूक जवाब पकड़ा दिया। आप विश्वास करें या ना करें, पर निश्चय ही मैं पहले बड़े संस्कारों वाली लड़की थी। हर तरह की मर्यादा में मेरा पूरा विश्वास था। इस तरह के आमंत्रण को तो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। पर स्थिति ने मुझे बेहद कमजोर बना दिया था। मैं सोचने लगी थी कि यदि पूरी तरह पाना है तो पूरी तरह समर्पण भी करना होगा। 3-4 कमरा मुलाकातों में मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण हमारे भीतर किसी तरह का अपराध बोध या गलत काम करने का बोध नहीं था। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा ये समर्पण तुरप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ होगी। निश्चय ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियां थमा दी और मेरे लड़खड़ाते कदम फिर जम गए। वह मेरे साथ भविष्य की योजनाएं बनाता था, पर उन्हें अमल में लाएं तब तक के लिए एक मौन समझौता हम दोनों के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिचखिच बीवी के जिम्मे। इस विभाजन से मैं कुछ समय के लिए तो बेहद प्रसन्न थी। ऊपर से मुझे वह कभी बातों से, कभी कविताओं से समझाता कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चार दीवारी के भीतर निरंतर होने वाली खिचखिच में तो प्रेम मरता ही है। मैं समझती रहती और अपने आप को बहुत पुख्ता जमीन पर महसूस करती। वह बातें ही ऐसे करता कि संदेह की कोई गुंजाइश न छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह खूंटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। बीवी की याद और बात आते ही शिंदे अपना चेहरा एकदम मायूस बना लेता और बिना कहे ही मेरे दिमाग में यह बैठाने की कोशिश करता कि बीवी बनते ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है। रिश्ते में बनते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है। सच्चे प्रेमियों को हमेशा मुक्त ही रहना चाहिए। मैं इन सब बातों को सुनती समझती तो सही, पर गले न उतार पाती, क्योंकि बीवी बनने की लालक जब तब मेरे भीतर भी जोर मारती थी। सच बात यह है
कि मुझे घर भी चाहिए था, पति भी और बच्चे भी। पर उसे तो जैसे बीवी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। कभी कभी वह अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो पड़ता। मैं लपक कर उसे बाहों में भरती और उसे हौसला बंधाती कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह इस दुख से मुक्त हो। मैं उसे एक सुखद जिंदगी दूंगी। यह आश्वासन वैसे उसके लिए कम और मेरे लिए ज़्यादा होता। दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहाँ की तहाँ थी। यानी मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद और शिंदे अपनी बीवी की मुट्ठी में बंद। साल भर पहले का जागा आत्मविश्वास फिर डगमगाने लगा। मुझे लगा कि अब कोई धांसू कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा। आज सोचती हूँ तो अपने पर ही 100 धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि मैं ये भी ना सोच पाई कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी ही तरह एक औरत है, अपने पति के छल्लावे और मक्कारी की शिकार। पर नहीं, ये तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही के कगार पर ला पटका। झूठ नहीं बोलूंगी, उस समय तो शिंदे के प्रेम में अंधी होने के कारण वह जो कुछ भी कहता समझाता मुझे उस पर पूरी तरह यकीन ही न होता, बल्कि मैं भी उसी की तरह दुनिया भर के छल छंद सोचा करती। तभी तो मैंने सोचा कि उसकी बीवी को हमारे प्रेम प्रसंग की जानकारी तो अवश्य होगी, वह दुखी भी होगी। तो क्यों ना जब तब मैं वहां उपस्थित होकर उसकी त्रास को इतना बढ़ा दूं कि वह खुद ही इस अपमानजनक स्थिति को नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर तो अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। यही सोचकर आखिर मैं एक दिन शिंदे के घर जा धमकी। एक सुहागन औरत की सारी नियामतों, यानी कि बूढ़े ससुर के वरद हस्त की छत्र छाया, बच्चे के पोतड़ों की वंदनवार के बीच दूधो नहाई पूतो फले भाव से वह कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार न आया। बस सहजता से उसने कहा, हरखू इन्हें बैठाओ और साहब से कहो कोई मिलने आया है। विकार तो मुझे देखकर शिंदे के चेहरे पर आया, जिसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें करके मुझे चलता किया। फिर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटी हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौटी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसी औरत है। इसका आदमी 3 साल से दूसरी लड़की के साथ मज़े कर रहा है, इसे ना कोई तकलीफ ना कोई कष्ट। मैं इसकी जगह होती तो शायद एक दिन में इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त न कर पाती। ये तो मुझे बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी ही होती हैं, जिन्हें अपने घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है, इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को ही अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकराकर बाहर ही ढेर हो जाती हैं और वे भीतर बेअसर सती साध्वी सी सुरक्षित बैठी रहती हैं। शाम को शिंदे एकदम से मुझ पर बरस पड़ा। मैंने उसके घर आने की मूर्खता जो की थी। कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय कि उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा तक न लगे, वरना वह शूर्पणखा की तरह ऑफिस, परिवार और सारे शहर में हड़बोंग मचाकर रख देगी। मौका लगा तो मेरा झोंटा पकड़कर सड़क पर जूते लगाएगी। बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। साथ ही जल्दीबाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे शर्मिंदा भी किया। देखा आपने कैसे शातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर से सरकाकर दोनों औरतों की ओर घुमा देता है। वे ही आपस में लड़ें भिड़ें, कोसें गलियाएं, और वह जो असली गुनाहगार है अपने पर आंच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। मैं जब तब बहुत अधीर होती तो वह समझाता कि जीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भोग ही रहे हैं,
मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़कर इस मधुर संबंध का गला घोंटना चाहती हूँ। और इसी चक्कर में वो शहद उड़ेलती हुई 3-4 फड़कती कविताएं मेरे नाम ठोंक देता। कुछ समय के लिए मुझे लगने लगता कि मैं आम औरत से कुछ अलग, कुछ विशिष्ट और कुछ ऊंची हूँ। मेरे कंधों पर स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व है। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जीवन जी सके, इसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। एक उदाहरण रखना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे खाद ही क्यों ना बनना पड़े। शिंदे तो ये बातें झाड़कर मजे से अपनी बीवी का बगलगीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती। तभी शिंदे का तबादला हो गया। मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस अब यह मेरी जिंदगी से निकला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, पर उसने फिर मुझे हाथों हाथ झेल लिया। एक नई योजना से मेरे आंसू पोंछ दिए। तय हुआ कि नई जगह वह अभी अकेला ही जाएगा और उसके जाने के 3-4 दिन बाद ही मेडिकल लीव लेकर मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि शिंदे ने तबादला इसलिए करवाया था कि हमारे संबंधों की सुरसुराहट उसकी बीवी के कानों तक पहुंचने लगी थी। बात पूरी तरह खुले इसके पहले ही वह शहर छोड़कर जाना चाहता था। पर मैं तो ये समझकर कि केवल मेरे खातिर शिंदे ने बड़े शहर की संभावनाओं को छोड़कर छोटी जगह चुनी है, एकदम निहाल हो गई और उसकी बातों के जादू में बंधी बंधी 1 सप्ताह बाद ही वहाँ पहुँच गई। आपको बहुत गलत लग रहा है ना? लगना ही चाहिए। अब तो मुझे भी लगता है, पर उस समय तो बस शिंदे में ही प्राण बसते थे ना। लगता था उसके बिना जी न सकूंगी। गलत सही की समझ ही कहाँ रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी और वह मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे हुए दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम लहलहा उठी। इस बार उसने बकायदा योजना बनाई कि पत्नी को यहाँ न बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे कानूनी कार्यवाही करके राजी कर लेगा, और यदि राजी ना हुई तो मजबूर करेगा। पंखों पर सवार होकर मैं लौटी, आंखों में ढेर सारे सपने संजोए। उठते बैठते मुझे अपना स्वीट होम ही दिखाई देता। मैंने उसे एक फड़कता हुआ प्रेम पत्र लिखा। बातों का तो वह बादशाह था ही, पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। पत्रों में मुझे वह दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता। मेरे जन्मदिन पर इसी दिव्य प्रेम में डुबोकर उसने एक खूबसूरत सा तोहफा भी मेरे लिए भेजा। कभी वह चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, तो कभी मधुर क्षणों की याद को ताज़ा करने वाली कविताएं भेजता। वैसे वह जानता था कि इन बातों से मुझे तसल्ली ना होगी, इसलिए तसल्ली देने के लिए खुद ब खुद आ पहुंचता। ऑफिस का काम निकाल कर वह जब तब आ ही जाया करता था। आंखों में सचमुच के आंसू भरकर वो कहता, मैं ही शिंदे की प्राण हूँ, मैं ही शिंदे की प्रेरणा। और अपनी बात का प्रमाण उसने पेश कर दिया। मुझे समर्पित किया अपना एक नया कविता संग्रह, जिस पर हाथ से लिखा हुआ था प्राण को। उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का हश्र ये हुआ कि वह तो दिन दुनी रात चौगना फूलता रहा, फलता रहा। धन, यश, सफलता, मान, सम्मान सभी का मालिक, और मैं भीतर ही भीतर झुलसकर काठ का कुंदा हो गई। सब ओर से मरी, मुरझाई, टूटी और पस्त। मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह से ठगी गई हूँ। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी, ऑफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच शिंदे की रोमानी ज़रूरतें घटती चली गईं। परिणाम ये हुआ कि हमारे बीच चलने वाली पत्रों की संख्या कम होती गई, और एक दिन मुझे मिला गृह प्रवेश का निमंत्रण। जाने का कोई तुक नहीं था, फिर भी चली गई, महज सारी स्थिति का जायका लेने के लिए। लंबा चौड़ा आधुनिक ढंग का बना हुआ मकान, लकदक फर्नीचर। बीवी निकल कर आई, शरीर पर चर्बी की 3-4 परतें चढ़ी हुई और परम तृप्ति का एक डकार भाव सारे चेहरे पर पुता हुआ। 8 साल का एक सुंदर सा बच्चा भी आया। लगा जैसे शिंदे ने ही अपने आप को पूरी तरह उड़ेल दिया हो उसमें। हूबहू शिंदे।
और मेरा मन हो रहा था कि शिंदे के दोनों कंधे झकझोर कर पूछूं, रामधुन की तरह तुम मेरी हो की रट लगाने वाले शिंदे साहब, बताइए तो आपकी ज़िंदगी के सारे तामझाम में मैं कहाँ हूँ और कितनी हूँ। पर पूछकर होना ही क्या था। मैं लौट आई इस एहसास के साथ कि प्रेम के इस खेल में वह सधे हुए खिलाड़ी की तरह खेलता रहा और मैं निहायत अनाड़ी की तरह। 8 सालों तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज खिलवाड़ ही था, जिसकी हर बाजी शिंदे ने बड़ी होशियारी से बांटी। भ्रमजाल के कटते ही नजर हुई साफ और देखा तुरप का इक्का यानी घर उसके पास, तुरप का बादशाह यानी बच्चा उसके पास, तुरप की बेगम यानी बीवी और प्रेमिका दोनों उसके पास, तुरप का गुलाम, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला सब उसके पास। लबो लबाब ये कि तुरप के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे, यानी टोटके की तरह पुड़िया में बंधे, दार्शनिक लफ्फाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन टटपुंजिया पत्तों के सहारे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकती थी कि ज़िंदगी भर उसकी पूंछ पकड़े रहती और उसे ही अपनी उपलब्धि समझ कर संतोष करती। मन बहुत घबराता तो उसी पूंछ से हवा करके अपने साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती। पर भला बताइए, इस तरह कहीं जिंदगी चल सकती थी? ये तो लाख लाख शुक्र है खुदा का कि मेरी तहस नहस जिंदगी को नए सिरे से संवारने के लिए। लेकिन छोड़िए, इस प्रसंग की कोई ज़रूरत नहीं। निहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर लापटका था। अब चाहती हूँ ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी मासूम किशोरी बहनों के पल्ले बांध दूँ, जिससे वो मेरी तरह से भटकने से बच जाएं। पहली बात कि इस देश में प्रेम के बीज मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि पर ही फलते फूलते हैं। दूसरी बात, फूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों को दाव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहाँ पैदावार नहीं होती। हाँ, 2 नावों पर पैर रखकर चलने वाले शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शादीशुदा औरतें चाहें तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर लें। जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौट कर अपने खूंटे पर। ना कोई डर, ना कोई घोटाला, जब लगा हो प्रेम पर शादी का ताला। तो दोस्तों, यह थी कहानी स्त्री सुबोधिनी। लेखिका ने बढ़ती उम्र की कामकाजी महिलाओं के जीवन की त्रासदी को हमारे सामने रखा है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।